नमस्कार, स्वागत है सरस्वती शिक्षा समिति के इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा एकादशी के विषय कंप्यूटर विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। इस विषय में ये हमारा विषय प्रवेश का भाग दूसरा है। हम सीख रहे हैं कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके प्रकार क्या है, ऐसी बातें। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के अर्थ क्या है और वो कैसे कैसे हो सकते हैं। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, उसको हम समझेंगे। कंप्यूटर के प्रकारों को समझें उससे पहले कंप्यूटर है क्या, एक बार फिर से उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द जो है, वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से उत्पन्न हुआ है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। यहाँ गणना करने का अर्थ जोड़, बाकी, गुणा या भाग ही नहीं, यहाँ गणना करने का अर्थ गिनने से भी है। इसलिए प्रत्येक ऐसा उपकरण जो किसी राशि का गणन करता है, किसी राशि को गिनता है, मापता है, तो वह कंप्यूटर कहलाएगा। तो ऐसे सभी उपकरण जो किसी न किसी चीज़ को गिनते हैं, मापते हैं, वे सब अपने आप में कंप्यूटर है। इसी समग्र परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम अगर समझेंगे कंप्यूटर के प्रकार, तो हमको समझने में आसानी होगी। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जब ये सवाल आता है तो हमारे पास में कंप्यूटर को अलग अलग प्रकारों में बांटने के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है कि किस आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाए। कंप्यूटर को अलग अलग प्रकारों में बांटने के लिए कार्यप्रणाली, कार्यक्षमता तथा उसके उपयोग के आधार पर हम उनको श्रेणियों में बांट सकते हैं। कार्यप्रणाली यानी उसके काम करने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। दूसरा कार्यक्षमता यानी वो कितनी तेज़ी से कार्य कर सकता है, वो कितने बड़े कार्य को कर सकता है, उसके आधार पर। और तीसरा उपयोग के आधार पर, यानी वो किस कार्य के लिए बनाया गया है, कैसे कार्य करने के लिए बनाया गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य प्रणाली यानी काम करने का तरीका, उसका जो आंतरिक प्रणाली है वो कैसी है, उसके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे प्रकार का कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे प्रकार का कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। समझते हैं इन तीनों में अंतर क्या है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब और धारा को मापने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वे एनालॉग कंप्यूटर कहे जाते हैं। जैसे विद्युत मीटर घर में जो हमारे लगता है, जो ये तय करता है कि हमने कितने विद्युत की खपत की है। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो ये बताता है कि गाड़ी कितनी गति से चल रही है। और थर्मामीटर जो बताता है हमको कितना बुखार है या हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना कम या अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जैसे तापमान, दबाव या विद्युत धारा को मापने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वे सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर कहे जाएंगे। और इनके अंदर जो इनपुट होता है, चाहे वह तापमान के रूप में ताप इनपुट होता है या दबाव इनपुट होता है या विद्युत धारा इनपुट होती है जिनको वो मापता है, वे सब एनालॉग राशियाँ या एनालॉग सिग्नल्स कहे जाएंगे। इसके बाद में आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? वे कंप्यूटर जिनकी आंतरिक कार्यप्रणाली
बाइनरी संख्या पर आधारित हो, डिजिट्स पर आधारित हो, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स जो है इनके आंतरिक कार्यप्रणाली के अंदर केवल और केवल बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें 0 और 1 होता है, जिसका एक और प्रारूप ऑन या ऑफ के रूप में होता है, जो सर्किट को ऑन या ऑफ के रूप में प्रतिबिंबित करता है। इसमें डेस्कटॉप या लैपटॉप जो हमारे सामान्य काम में आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, इनको भी हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे क्योंकि ये भी कंप्यूटर का एक प्रकार है। कैलकुलेटर्स, जिनके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की गणनाएं करते हैं, वे भी कंप्यूटर का एक प्रकार है और बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हुए इसकी सारी प्रोग्रामिंग होती है, इसलिए ये सब के सब डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। तीसरे प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण होते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग के रूप में इनपुट लेकर डिजिटल के रूप में आउटपुट देते हैं, या फिर डिजिटल के रूप में इनपुट लेकर एनालॉग के रूप में आउटपुट देते हैं, वे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण समझें हम, डिजिटल थर्मामीटर है। अब जैसे थर्मामीटर, सामान्य जो थर्मामीटर होता है जिसके अंदर पारा भरा हुआ होता है, हम मुख के अंदर रखते हैं तो वो पारा फैलता है, आगे बढ़ता है, जिसमें डिग्री हम पढ़ते हैं, तो वो एनालॉग है। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर में जब आप मुंह के अंदर रखेंगे तो वो चिप उसकी जो है वो तापमान ग्रहण करती है और ऊपर लगी हुई स्क्रीन पर अंकों के रूप में हमको वो प्रस्तुत करता है कि तापमान कितना है। तो यहाँ एनालॉग के रूप में इनपुट आया और डिजिटल के रूप में आउटपुट आया, इसलिए इसको बोला हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसका एक दूसरा उदाहरण है ब्लड प्रेशर मशीन, जो मॉडर्न मशीनें आती है उसमें सामान्य मशीन जो होती है उसमें हाथ में यहाँ कुछ लपेटा जाता है, उसके बाद में हवा भरी जाती है और उस प्रेशर को मापने के लिए जो पारा ऊपर या नीचे चढ़ता है उसको देखते हैं। लेकिन अभी जो है केवल उंगली के ऊपर एक रिंग पहनाई जाती है और उस रिंग के ऊपर जितना दबाव होता है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर भी जो दबाव है उसको एक एनालॉग सिग्नल है, उसको पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो डिजिटल के रूप में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है, एनालॉग के रूप में सिग्नल ले रहा है और डिजिटल के रूप में दे रहा है। इसी प्रकार से कोई ऐसा उपकरण भी हो सकता है जो डिजिटल के रूप में इनपुट लेता है और एनालॉग के रूप में आउटपुट देता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम अपने घर में माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना और कितनी देर तक रहेगा ये डिजिटल रूप में हम फीड करते हैं, जबकि उसका टेम्परेचर जो बढ़ता है वो एनालॉग के रूप में आउटपुट हमको मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने डिजिटल के रूप में इनपुट लिया है और एनालॉग के रूप में आउटपुट दिया है। ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको अपन हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। अब हम चलते हैं कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 प्रकारों में बांटते हैं। इसमें पहला प्रकार हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, जिसकी क्षमता सबसे कम होती है। उसके बाद में दूसरा आएगा मिनी कंप्यूटर, जिसकी क्षमता माइक्रो से अधिक होगी। तीसरा आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसकी क्षमता माइक्रो और मिनी दोनों से अधिक होगी। और सबसे अधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होगा उसको हम कहेंगे सुपर कंप्यूटर। समझते हैं इन चारों अलग अलग प्रकारों को कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी क्षमताएं कैसी होती है। कार्य क्षमता के आधार पर पहला हमारा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। इस माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है इसमें एक चिप होती है और यहाँ चिप का सीधा सीधा संबंध जो है वो प्रोसेसर से है, कंप्यूटर के दिमाग से, जिसमें केवल एक प्रोसेसर का यूज होता है, एक चिप का यूज होता है, वह माइक्रो कंप्यूटर है। इसकी क्षमता सबसे कम मानी जाती है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो सबसे बड़ी है। आप आपके घर में जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उस कैलकुलेटर से लेकर आपके विद्यालय में प्रयोग होने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर या घरों में प्रयोग होने वाला लैपटॉप कंप्यूटर या आपके जेब में पड़ा रहने वाला मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका टैबलेट
चाहे आप उसको i3 कहिए, i5 कहिए, i7 कहिए, किसी भी प्रोसेसर का यूज़ करने वाले जो कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है वे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण के बाद में दूसरा हमारा आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है वे माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता रखते हैं। अधिक क्षमता के साथ में यहाँ पर एक और विशेषता जुड़ जाती है कि इसमें एक से अधिक प्रोसेसर का यूज होता है। साथ ही साथ में जहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता था, एक यूज़र ही कार्य कर सकता था, वहाँ पर मिनी कंप्यूटर में एक से लगाकर 5 यूजर्स जो है वे एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब जब हम कहीं पर ये सोचते हैं कि एक समय में एक साथ 1 से 5 यूजर्स यानी 1 से अधिक यूजर्स काम करते हैं, तो दिमाग में आता है कि कंप्यूटर जब एक है तो उसका कीबोर्ड एक होगा, माउस एक होगा, तो एक से अधिक यूजर्स कैसे काम करेंगे। इसको हम यूँ समझें कि ये एक कंप्यूटर है जो एक मुख्य कंप्यूटर के रूप में लगा होता है, उसके बाद में जितनी चीज़ें हैं वे नोड के रूप में अलग अलग होती है, जिस पे एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड और एक माउस, लेकिन वो मुख्य रूप से मुख्य कंप्यूटर से ही जुड़े होते हैं, उसी की क्षमता का उपयोग करते हैं। इसलिए जब हम कहें कि एक से ज़्यादा यूजर्स की बात करेंगे तो वहाँ एक मुख्य कंप्यूटर होगा, बाकी सहायक कंप्यूटर होंगे जिनको नोड कहा जाएगा, और उसके अंदर किसी प्रकार की मेमोरी का प्रयोग नहीं होगा, किसी प्रकार के प्रोसेसर का प्रयोग नहीं होगा, वे केवल मुख्य कंप्यूटर जो है उसकी क्षमताओं का यूज करेंगे। तो जब हम एक से ज़्यादा यूजर्स की बात करते हैं तो वो अलग अलग नोड पर काम करेंगे, और इस माइक्रो कंप्यूटर पर 1 से 5 नोड एक साथ काम कर सकते हैं, इसलिए उस पर 5 यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और लगभग 50 या उससे अधिक यूजर्स इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर सर्वर के रूप में ही किया जाता है, और सर्वर के रूप में होने से इसके ऊपर डेटा जो है वो एक जगह पर स्टोर होता है। यह काफ़ी महंगा होता है, इसलिए सामान्य प्रयोगों के लिए इसका यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद में आता है सुपर कंप्यूटर, जो सर्वाधिक क्षमता का होता है, और इसमें हजारों प्रोसेसर्स एक साथ कार्य करते हैं। जब हजारों प्रोसेसर्स कार्य करते हैं तो इसकी गति जो है वो सर्वाधिक होती है, बहुत बड़े डेटा के ऊपर ये कार्य कर सकता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक लोग, सैकड़ों लोग एक साथ काम करते हैं। सैकड़ों लोग जब काम करते हैं तो इसके अंदर कार्य करने की जो प्रकृति होती है वो भी कुछ अलग प्रकार की होती है। इनका ज़्यादातर उपयोग जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधानों में, जैसे मौसम विज्ञान है या किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना है उसके लिए हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए हो सकता है, ऐसे कई कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। भारत में भी कई सुपर कंप्यूटर का उत्पादन हुआ है जो विश्व में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं। भारत के द्वारा बनाए हुए सुपर कंप्यूटर्स में परम, प्रत्यूष, मिहिर इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ प्रत्यूष नाम का जो कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाया गया है उसकी गणना क्षमता 3763.9 टेराफ्लॉप्स हैं। यहाँ टेराफ्लॉप्स जो है वो इकाई है कंप्यूटर की गति को, सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की। अब टेराफ्लॉप्स क्या होते हैं तो एक बार इसको देखें, टेराफ्लॉप्स होते क्या है। एक टेराफ्लॉप का मतलब होता है 10 खरब गणनाएं प्रति सेकेंड। जब हम एक टेराफ्लॉप को 10 खरब गणनाएं कहते हैं तो हमारा जो प्रत्यूष कंप्यूटर है वो 3763 टेराफ्लॉप्स की बात करता है। तो 10 खरब इंटू 3763.9 टेराफ्लॉप्स की बात हम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी गणनाएं होती। इतनी बड़ी ज़्यादा गणनाएं प्रति सेकंड, यानी इतने ज़्यादा सर्किट्स जो है वो एक सेकंड में ऑन या ऑफ हो सकते हैं, जिसके कारण से 0 या 1 ट्रांसफ़र होते हैं। तो
तो इनका प्रयोग जो है केवल छोटे कार्यों के लिए नहीं, बहुत बड़े कार्यों के लिए होता है, जिसका आंसर ये एक क्षण में दे सकते हैं। इसीलिए परमाणु बम बनाना या उसके फटने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितना नुकसान होगा, ऐसे कार्यों के लिए भी भारत को अलग से परमाणु विस्फोट वास्तव में करने की आवश्यकता नहीं रह गई। वो केवल कंप्यूटर के ऊपर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके तय कर सकते हैं कि ऐसा बम बनाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी और कितना नुकसान हो सकता है, कितना एरिया को वे कवर करेंगे। इसीलिए आजकल भारत जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं करके केवल कंप्यूटर के द्वारा इस कार्यों को करने में सक्षम है। अब हम उपयोग के आधार पर समझते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जब उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों के नाम आते हैं तो पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जब जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं तो उनको किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कंप्यूटर को, वो महत्वपूर्ण रहता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, जो साधारणतया हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर, जो किसी विशेष एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं, उनको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, जिसके ऊपर कई अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। जैसा हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में कर सकते हैं। हम चाहे तो उसमें अकाउंटिंग करें, हम चाहे तो उसको डिज़ाइनिंग में काम में लें, हम चाहे तो उसको गाने सुनने के लिए काम में लें, हम चाहे तो उसको फिल्म देखने के लिए काम में ले सकते हैं, गेम खेलने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं कि ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जो सामान्य कार्यों के लिए बनाए गए हैं। दूसरे प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनका निर्माण ही किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया गया है। विशेष जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बनने वाले कंप्यूटर, उनको विशेष पर्पस कंप्यूटर कह सकते हैं। या जैसे चिकित्सकीय उपकरणों के रूप में जो कंप्यूटर बनते हैं, जैसे सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन करने वाली जो मशीन है वो अपने आप में एक कंप्यूटर है। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसको आप सोनोग्राफी कहते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए जो मशीन पूरी बन रही है वो अपने आप में एक कंप्यूटर है, तो उसका स्पेशल पर्पज है। उन कंप्यूटर्स को किसी दूसरे सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग में लेना संभव नहीं है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हमने उनको अलग अलग आधारों के ऊपर, कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर और उनके उपयोग के आधार पर समझा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, फिर से हम एक नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को दोहराइए, बार बार दोहराइए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।